तो यहाँ पर हम रिवीजन करने वाले हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं एंड इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी भी बोला जाता है। हे राम तेरे कितने नाम। तो ऐसे ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन फॉर्मूला एक जैसा ही होगा। जो कॉन्सेप्ट, जो लॉजिक मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का दूंगी, वही लॉजिक बाकी भी नाम के पीछे जब जो फॉर्मूला बनेगा उसी का सेम लॉजिक होगा। देखो, इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी या इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, अगर मैं कहूँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, What is the difference between two? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स कि मुझे कुछ ऑर्डर करना है, राइट? जितना मेरी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, मेरी फैक्ट्री में जो है एक शोरूम है, उसमें पर ईयर जो फ्रिज की सेल होती है या एसीज की सेल होती है वो 10,000 यूनिट्स है। ये मेरे पूरे ईयर की रिक्वायरमेंट है। अब क्या मैं सारे 10,000 के 10,000 यूनिट्स आज ही मंगवा लूँ या ओवर द पीरियड मंगवाऊँ? अगर मैं ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 1 ईयर, तो एट ए टाइम मुझे कितने ऑर्डर करने चाहिए? मीन्स इकोनॉमिक का मतलब कि सस्ता पड़े। इकोनॉमिक मीन्स सस्ता, राइट? कि मैं कितनी क्वांटिटी को ऑर्डर करूं एट ए टाइम, सो दैट कि जो मेरी ईयरली रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए और जो मुझे कॉस्ट पड़ती है जितनी भी क्वांटिटी को ऑर्डर करने पर जो भी मेरी टोटल कॉस्ट आती है वो भी कम हो जाए। अब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ तो उस टाइम में कितने, मान लीजिए कि जो पूरी फैक्ट्री है उसमें एनुअल जो डिमांड है उनके प्रोडक्ट की वो हो सकती है 10,000 यूनिट। क्या वो फैक्ट्री एट ए टाइम 10,000 यूनिट्स बना दे? या ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर हम कितने जो है वो बैचेस में प्रोडक्शन करें, एक 1 बैच में कितनी प्रोडक्शन करें, सो दैट के हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम हो पाए। मीन्स इस साइंटिफिक मॉडल, जो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का साइंटिफिक मॉडल है, जहाँ इसको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कह लो, जहाँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका पर्पज सिर्फ आपके मटेरियल की कॉस्ट, आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है। जब आप ऑर्डर की बात करते हैं, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो, देखो एक तो उसको वो परचेज करने की कॉस्ट आ गई, ठीक है? मान लेते हैं जब हम ये लगा रहे हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेथड लगा रहे हैं या जो भी ये साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो परचेजिंग कॉस्ट जो है हमारी कांस्टेंट रहेगी, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। चाहे हम 10,000 यूनिट 1 टाइम मंगवाएं या हम ओवर द पीरियड लाइक 10 ऑर्डर्स में मंगवाएं या 20 ऑर्डर्स में मंगवाएं, हमारा जो परचेज कॉस्ट है, जो परचेज प्राइस है वो सेम रहेगा। दोनों केसेस में हमारी परचेज प्राइस जो है वो सेम रहेगी। ये आप ध्यान में रखेंगे, तभी इस मॉडल को लगा पाएंगे। सेकंड, जो ऑर्डरिंग यहाँ पर आएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट, और यहाँ पर अब बैच क्वांटिटी यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हो, यहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं है। आपने जब मैन्युफैक्चर करते हो 1 बैच को जब प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हो तो जो मशीनरी है उसको सेटअप किया जाता है। उस मशीन को सेटअप करने का एक कॉस्ट आता है कि जब एक बार मशीन सेट हो गई, राइट, और उसमें 100 यूनिट्स भी आप बना सकते हो, 200 यूनिट्स भी बना सकते हो, 300 यूनिट्स भी बना सकते हो, बट कितने यूनिट्स बनाएं सो दैट हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। अभी समझ आ जाएगा, 2 मिनट रुको। इसमें हम ऑर्डरिंग कॉस्ट ना लेके यहाँ पर क्या लेंगे? सेटअप कॉस्ट, ठीक है? थर्ड हमारा क्या आ जाएगा? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट यहाँ आ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपने 100 यूनिट्स, मान लो आपका जो रिक्वायरमेंट है दोनों केसेस में ले लेना, आपका ईयरली रिक्वायरमेंट कितना है? आपका ईयरली रिक्वायरमेंट है 10,000 यूनिट। आपका ईयरली रिक्वायरमेंट है 10,000 यूनिट्स, राइट? आपकी परचेज प्राइस है 10 पर यूनिट, यहाँ भी परचेज प्राइस है 10 पर यूनिट, राइट? और यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? अगर आप 1 यूनिट को ऑर्डर करते हो तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा? आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर यूनिट, मान लीजिए आपका आता है, यहाँ पर आप परचेज कॉस्ट 20 ले लो, ठीक है? यहाँ भी 20 ले लो। आपका ऑर्डर कॉस्ट आता है पर यूनिट मान लो 10 पर ऑर्डर, ठीक है? यहाँ पर सेटअप करने का, एक सेटअप करने का कॉस्ट भी मान लीजिए 10 आ जाता है। फॉर द सिंप्लिसिटी सेक मैंने कम रखा है अमाउंट, राइट? और कैरिंग कॉस्ट, देखो मान लीजिए आपने एट ए टाइम जो है 10,000 यूनिट है, एट ए टाइम आपने जो मंगवा लिए 500 यूनिट्स मंगवा लिए। अब 500 यूनिट्स को आप गोडाउन में रखोगे,
जब आप गोडाउन में रखेंगे आप, तो वहाँ पर आपको कोई वेयर हाउस चाहिए, उसका रेंट जाएगा, ठीक है। अगर आपका खुद का भी वेयर हाउस है तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, उस पैसे को कहीं और लगा सकते थे। और आपने जो भी प्रोडक्ट को बाय किया है उसके लिए आपने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, राइट। वो प्रोडक्ट कितनी देर तक गोडाउन में रह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका उतना अमाउंट जो है ब्लॉक हो जाता है, उस पर भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दैट इज़ कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। मीन्स किसी भी जो प्रोडक्ट है उसको कैरी करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट इनकर्ड होती है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। वो कुछ परसेंटेज में होती है, 20%, 10%, 5%। वो 5% जो होता है ना वो परचेज प्राइस का होता है ऑलवेज। तो मान लीजिए आपको कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 5%, तो जो भी परचेज प्राइस होगी, जैसे 20 है, 20 का 5% आप निकाल लेना, दैट इज योर कैरिंग कॉस्ट, दैट इज योर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। वो कैरिंग कॉस्ट आपकी पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट निकल के आएगी कि एक यूनिट को कैरी करने में आपको कितना कॉस्ट लगता है, राइट। यहाँ पर भी सेटअप कॉस्ट आ गई। अब आपने जब सेटअप कर दिया मशीन तो आप जो है प्रोडक्शन करना स्टार्ट करोगे। प्रोडक्शन करने के बाद जो है मान लीजिए एट ए टाइम बैच से आपके बनते हैं अराउंड 500 प्रोडक्ट। 500 प्रोडक्ट आए, एकदम से कंज्यूम तो नहीं हो जाएंगे, आपको कंजम्पशन जो है उसका मान लो सेकंड स्टेज पर जाने के लिए जो है टाइम लगता है। तो 500 प्रोडक्ट्स को आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा, वहाँ पर भी कैरिंग कॉस्ट आएगी। आपका मटेरियल में जो है इन्वेस्टमेंट है वो भी एक आपका कॉस्ट है। तो दिस इज़ योर कैरिंग कॉस्ट। मीन्स दोनों केसेस में कैरिंग कॉस्ट तो आएगी। यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। जब हम बैच को डिसाइड करते हैं तो आपने कौन सी लेनी है, वहाँ पर ऑर्डर नहीं आएगा। वहाँ कौन सी कॉस्ट को आपने कंसिडर करना है, सेटअप कॉस्ट को। आपने देखा होगा कि प्रिंटिंग मशीन्स जो होती हैं एट ए टाइम जो है जो प्रिंट होता है, हो सकता है एट ए टाइम आप 10,000 कार्ड्स को भी प्रिंट कर सकते हो और एट ए टाइम 100 कार्ड्स को भी प्रिंट कर सकते हो। जब आप कुछ भी कार्ड्स वगैरह प्रिंट करवाने जाते हो, अगर ज़्यादा क्वांटिटी देते हो ना तो आपको पर कार्ड जो रेट है कम मिलता है, क्योंकि उनका सेटअप कॉस्ट जो है जितनी बड़ी क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग सेटअप कॉस्ट पर यूनिट उनका रिड्यूस होता है। इसलिए आपका भी जो कॉस्ट पर जो भी प्रिंटिंग करवाते हो वो मिनिमम होता है। तो यहाँ पर भी सेम है, जितने ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे उतनी ये कॉस्ट इंक्रीज होगी। जैसे ही जितने ज़्यादा ऑर्डर होंगे क्वांटिटी कम आएगी तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम जितने ज़्यादा ऑर्डर करेंगे मीन्स एट ए टाइम हमारे पास इन्वेंट्री कम है, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, कैरिंग कॉस्ट कम होती जाएगी। इन दोनों का क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करूं, इसको ग्राफिकली बताती हूं। आप एक्स एक्सिस में क्वांटिटी रखेंगे, यहाँ पर कॉस्ट रखेंगे, राइट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे होती है, जितनी आप कम क्वांटिटी उतने ज़्यादा ऑर्डर है और उतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी, ठीक है। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते रहते हो कॉस्ट कम होती रहती है। अगर मैं एट ए टाइम 500 है, पूरा मुझे 10,000 यूनिट आपको ईयरली मंगाने, अगर एक ही ऑर्डर में आपने 5,000 यूनिट मंगवा दिए तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका जो लाइन आता है, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का लाइन जो है डाउनवर्ड ऐसे आता है, ये आपकी होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। मीन्स क्वांटिटी जैसे ही ज़्यादा करोगे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होता जाएगा, बट जैसे जैसे आप क्वांटिटी ज़्यादा करते जाओगे आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा। मीन्स अगर आपने कम क्वांटिटी मंगाई तो कैरिंग कॉस्ट कम होगा। जैसे जैसे आप क्वांटिटी को इंक्रीज करते जा रहे हो आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हो दोनों का रिलेशन, ठीक है, दोनों का रिलेशन। और टोटल कॉस्ट क्या होता है, आपका जितना भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जो कैरिंग कॉस्ट है, उसको मिला के आपका टोटल कॉस्ट बन जाता है। ये आपका टोटल कॉस्ट का कर्व बन गया, क्योंकि इसमें परचेज प्राइस भी आएगी। अब कितना ऑर्डर करें कि हमारा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों बैलेंस्ड हो जाए। क्योंकि अगर हम कम क्वांटिटी जो है ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डरिंग जो है बढ़ जाएगा, कैरिंग कम होता जाएगा। जैसे 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 आप जो है क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, ये तो नीचे आता रहता है, लेकिन जो आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ता रहता है। आपका बैलेंस्ड कब होगा, जब ये दोनों कॉस्ट सेम होंगी। मीन्स आपको एक पॉइंट वो निकालना पड़ेगा जहां ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट जो है वो सेम हो जाए। मीन्स सेम हो जाए यहाँ पर ये पॉइंट जो है हमारा टोटल कॉस्ट का मिनिमम हो। दिस इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये पॉइंट आपने निकालना है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं देखूं, अगर
जैसे कि आप इस फाइल में देख सकते हो, मान लो कि आपकी ईयरली रिक्वायरमेंट जो है वो है 1000 यूनिट्स, राइट। अगर आप एट ए टाइम 50 यूनिट्स मंगवाते हो तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? कैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालोगे आप? अगर आपका ईयरली रिक्वायरमेंट है, एनुअल रिक्वायरमेंट है, एनुअल यूजेस, इसको हम ए लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? ए। अगर आपका एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो है 1000 और एक ऑर्डर में आपको मंगवाते हो 50, तो पूरे साल में आपको कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? तो पूरे साल में आपको ऑर्डर कितने करने पड़ेंगे? आपके पूरे ऑर्डर होंगे 20 ऑर्डर्स आप प्लेस करोगे। ये हो गया 20 ऑर्डर्स। अच्छा, ये कैसे निकाला मैंने? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाला? जो भी आपके एनुअल यूजेस थे, जो भी आपका एनुअल यूजेस है, उसको डिवाइड कर दिया जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो क्वांटिटी, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी मतलब OQ, और मल्टीप्लाई क्या कर दिया जो भी आपका कॉस्ट पर ऑर्डर है, तो कॉस्ट जो है पर ऑर्डर उससे क्या कर दिया आपने? मल्टीप्लाई। तो 20 ऑर्डर मैं प्लेस करती हूँ पूरे साल में और मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो 100 है, तो 2000 पड़ गया, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? थोड़ा ये फॉर्मूला ध्यान से देखो प्लीज़। कैरिंग कॉस्ट कैसे पड़ता है कि जो भी आपकी ऑर्डर क्वांटिटी आती है आप उसको 2 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है। आपका जो भी कैरिंग कॉस्ट जो है वो पर यूनिट है, उसको आप जो है, अब इसको हम CP ले लेते हैं। जो भी आप लेते हो वो लिख देना है कि A क्या माना है, CO क्या माना है, CP क्या माना है, वो आप लिख सकते हो। तो दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट। तो आपने कहा कि जो भी ऑर्डर किया क्वांटिटी उसको 2 से डिवाइड क्यों किया, ठीक है, ऐसे क्यों निकाला? देखो, जैसे ही आप कोई भी क्वांटिटी ऑर्डर करते हो, मान लो आपने 50 क्वांटिटी को ऑर्डर किया, ठीक है, 50 क्वांटिटी जो है आपके गोडाउन में आ गई। अब वो 50 का यूजेस होता रहेगा। जब गोडाउन में आ गया फिर आप उसको यूजेस करते रहोगे, ठीक है। एक पॉइंट आएगा कि उसके बाद फिर आप जो है दोबारा ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर 50 आ जाएगा। मुझे बताओ जी कि इस पीरियड में जो आपने ये 50 यूनिट जब आया, और ये है टाइम पीरियड जब आपने इस पूरे यूनिट्स को जो है अपने गोडाउन में रखा, क्या इस पूरे टाइम पीरियड में 50 यूनिट्स जो है वो गोडाउन में रहे? नहीं। पहले 50 थे, नेक्स्ट डे हो सकता है 49 हो गए, फिर 48, 47 एंड सो ऑन, ठीक है। तो गोडाउन में ऑन एंड एवरेज आपके यूनिट्स कितने रहे हैं? तो ऑन एंड एवरेज आप कैसे निकालते हो कि मिनिमम जितना होता है प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। अब मिनिमम यहाँ हमने 0 लिया है, 0 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स ऑन एंड एवरेज मेरे गोडाउन में 25 यूनिट्स होते हैं। तो 25 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो आपको दी होगी उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैं ऐसे करूं कि चलो मैं 100 यूनिट्स मंगवा के देखती हूँ, फिर देखती हूँ कितना कॉस्ट आता है, फिर टोटल करती हूँ, ओके ये तो कम हो गया तो 100 मंगवाते हैं। अरे 150 किया तो कॉस्ट और कम हो गया, 200 किया तो कॉस्ट और कम हो गया, ठीक है, 250 एंड सो ऑन। यहाँ पर कम होता जा रहा है फिर बढ़ गया, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर क्या मैं जो है 300 यूनिट्स मंगवाऊँ? हो सकता है मैं 305 यूनिट्स मंगवाऊँ, ये और कम हो जाए। तो क्या एक यूनिट्स लेके मैं ये कॉस्ट कैसे निकालूँ? उसके लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला दिया है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहता है कि जब आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और आपका कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, जो भी आप निकाल रहे हो दोनों इक्वल टू हो जाएं, वहाँ पर जो क्वांटिटी होती है वो ही आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। तो वो क्या कह रहा है कि जो भी आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट था, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? जो भी मेरा एनुअल कंजम्पशन है उसको अगर मैं ऑर्डर क्वांटिटी से जो डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं जो भी मेरी कॉस्ट पर ऑर्डर है, अगर ये मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, मेरी कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है बताओ? कैरिंग कॉस्ट निकलती है कि जो भी आपका ऑर्डर क्वांटिटी होता है उसको डिवाइड कर दो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर जो भी ऑर्डर क्वांटिटी, अब हमें ये नहीं पता इसको पता कैसे लगाते हैं, तो क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 2ACO और ऑर्डर क्वांटिटी, ये ऐसे आ गया। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हट गया, ये आ गया OQ मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, राइट।
अब मैं दोनों तरफ ऑर्डर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर मैं ऑर्डर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से ऑर्डर क्वांटिटी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एनुअल यूजेस मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा OQ, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय CP, ये आ गया। अच्छा, फिर मुझे सिर्फ ऑर्डरिंग क्वांटिटी चाहिए, ये ऐसे आ गया, यहाँ पर जो है ये नीचे आ गया, ठीक है, जो कैरिंग कॉस्ट है पर यूनिट वो नीचे आ गया, और जो ये आपका स्क्वायर है इधर आके 2ACOCP मीन्स यही आपका ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये यहीं से निकलता है कि कैसे आपका क्या कॉस्ट है, क्या कैरिंग कॉस्ट, दोनों को इक्वल टू रखने के लिए जो भी आपका फॉर्मूला बनता है वही आपका EOQ होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपको ये सारा नहीं जानना, सिर्फ मैंने बताया, अगर भूल जाओ कि क्या था तो आप इस जो है डेरिवेशन को याद रख सकते हो। तो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको अपना एनुअल कंजम्पशन चाहिए, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है पर ऑर्डर चाहिए, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। अगर ये आपके पास सारे पैरामीटर्स हैं तो आप बता सकते हो कि इतना क्वांटिटी अगर हम ऑर्डर करेंगे तो आपका कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट जो है मिनिमम है आएगा। मुझे बताओ यहाँ परचेज प्राइस हमने कंसीडर क्यों नहीं किया? मेरी बात सुनो, अगर पूरे साल में आप 50 ऑर्डर करो, ठीक है, ये पूरे साल का कॉस्ट है आपका, ठीक है, ये पूरे साल का कॉस्ट बताया हुआ है कि पूरे साल का आपका कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा और आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, यही बताया हुआ है। अगर इसमें परचेज प्राइस आप ऐड करोगे, मान लो कि परचेज प्राइस 20 है पर यूनिट, 1000 इंटू हर एक में 20,000 ही तो प्लस होगा, क्या इनमें कोई चेंजेस आएगा? मेरे डिसीजन मेकिंग में कोई चेंजेस आएगा? जिस चीज़ से कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा तो अपने डिसीजन मेकिंग में आप उसको कंसीडर नहीं करोगे। इम्पैक्ट किससे पड़ रहा है कि कितना ऑर्डर करें, कि मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो रही है, कैरिंग कॉस्ट, उससे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आपको सिर्फ इन दो कॉस्ट को कंसीडर करना है जब भी आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का डिसीजन लेते हो। मैं इतना इसलिए बता रही हूँ, सिर्फ आपका बेस बना रही हूँ, आपको एकदम से फटाफट से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे जब आपका जो लॉजिक्स हो गए वो क्लियर होंगे। अब आपको पता चल गया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। थोड़ा सा ध्यान देना, जो मैंने ये डायग्राम बनाया है इसका काफ़ी जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि आप एक क्वांटिटी को ऑर्डर करते हो, आपने यहाँ पर एक क्वांटिटी को ऑर्डर किया, ठीक है, फिर उसका यूजेस होता जाता है, फिर आप क्वांटिटी को ऑर्डर करते हो, ठीक है, फिर उसका यूजेस होता जाता है, फिर क्वांटिटी को ऑर्डर करते हो, फिर उसका यूजेस होता जाता है, ठीक है। अब क्या रहता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका क्वांटिटी सेम नहीं है, आपका क्वांटिटी जो है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो मीन्स इसका जो हाफ होता है वो मेरी एवरेज इन्वेंट्री होती है, एवरेज इन्वेंट्री होती है, और इसी के बिहाफ पर मैं अपनी कैरिंग कॉस्ट को निकालती हूँ, राइट। तो यही मेरी जो है कैरिंग कॉस्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप निकालोगे। चलो पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल वो क्या होते हैं, वो इस डायग्राम में कहाँ फिट होंगे, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। आप अपने जो स्टडी मैट है उसको ओपन कर लीजिए, वहीं से मैं आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के क्वेश्चन करवाने लगी हूँ। तो यहाँ पर आ जाते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये आपको वही बताया हुआ है जैसे मैंने आपको समझाया, राइट। ये आपको 2AS, देखो मैंने जो है वहाँ पर CO लिया था, जो भी आप जो यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं, आप बता देना कि इसका मतलब क्या है। इसका कोई चेंज नहीं है कि मैंने C लिया है, ये वाली चीज़ अभी इग्नोर करनी है, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी कि इसका मतलब क्या होता है, राइट। ये इसको इग्नोर करो, आज मैं सिर्फ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करवाने लगी हूँ। क्वेश्चन को ऑलवेज ध्यान से पढ़ना है, देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी आपके जो है सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर ये अभी रीऑर्डर लेवल नहीं बताया ना मैंने आपको, तो क्वेश्चन नंबर आप निकालिए, ये वाला 18 क्वेश्चन नंबर निकालिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके एग्जाम में। क्या बताया हुआ है, मैसेज कोवो बियरिंग्स लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बियरिंग पर एनम। अच्छा, कितना उन्होंने जो है वो सप्लाई करना है, 24,000 बियरिंग उन्होंने सप्लाई करना है, एनुअल जो भी उन्होंने प्रोड्यूस करना है, जो भी कंजम्पशन है वो बताई हुई है। किसको देनी है, टू मैसेज डीलक्स फैंस ऑन ए स्टेडी डेली बेसिस। It is estimated that it cost 10 पैसा as inventory holding per bearing। पर bearing जब पर यूनिट हो गया, ठीक है, ये मेरी क्या आ गई 10 पैसा, मीन्स 0.10 जो है वो मेरा
पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट है पर मंथ, एंड दैट द सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ ए पेयर, क्योंकि यहाँ पर उसको 24,000 जो है बियरिंग जो है वो प्रोड्यूस करनी है, तो यहाँ मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ना बोल के इकोनॉमिक जो बैच क्वांटिटी है वो निकालूंगी। सारा सेम रहेगा, वहाँ हमने सेटअप कॉस्ट लिया था, यहाँ वहाँ हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट लिया था, अब हम सेटअप कॉस्ट कंसीडर करेंगे। तो मेरी सेटअप कॉस्ट जो आएगी वो कितनी है, दैट इज द सेटअप कॉस्ट पर रन, एक रन जो है करने के लिए उनको कितना आता है, 324 जो है सेटअप कॉस्ट आती है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, जो भी हमारा एनुअल यूजेस होगा मल्टीप्लाई, यहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट करते थे, यहाँ पर आपको सेटअप कॉस्ट लिखनी है, जो भी आपका पर सेटअप है वहाँ पर ऑर्डर लिखते थे, यहाँ पर सेटअप लिखना है, और यहाँ पर जो भी आपका एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है। थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा है, 0.10 पैसा एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर वेयरिंग पर मंथ, यहाँ पर मंथ लिखा है। जो हम वो लेते हैं ना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, वो पर ईयर होता है। ठीक है, यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है, तो 0.10 है तो ये पर वेयरिंग पर मंथ है, यही पर ही बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है। आपको ये इन एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग पर यूनिट लेनी है कि पूरे साल के लिए उसको कैरिंग करने के लिए मुझे कितना एक यूनिट पर कॉस्ट आता है, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना। अगर यहाँ पर ईयर लिखा होता तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती। अब आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, और यहाँ पर आपका एनुअल कंजम्पशन कितना है, 24,000, तो 24,000 ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरा कैरिंग कॉस्ट है, पर मंथ देके मुझे कंफ्यूज किया गया, हमें पर ईयर लेना है, और ये तो सेटअप कॉस्ट है आपका, पर सेटअप आपको कॉस्ट दिया है। बस आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 24 इंटू 34, बस गलती कहाँ होती, यहाँ होती, ये आपको ध्यान देना है, यही क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ठीक है, तो क्या आप व्हाट इज द ऑप्टिमम रन साइज फॉर वेयरिंग मैन्युफैक्चर निकाल सकते हो? यस, ये तो बहुत इजीली हो गया। अब नेक्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कहता व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिमम रन्स। तो इसके लिए देखो, इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिमम रन्स के बीच में कैसे निकालते हैं। आपने ये तो देख लिया कि जब एक बार में बैच मशीनरी सेटअप की जाती है तो 3600 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब जो नेक्स्ट 3600 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे उनमें गैप कितना होगा वो पूछ रहा है। अब वो कैसे निकालेंगे, आप देखो कि आपका ईयरली रिक्वायरमेंट कितना है, 24,000, ये ईयरली रिक्वायरमेंट है ना, ईयरली रिक्वायरमेंट है 24,000, तो मीन्स 1 मंथ का रिक्वायरमेंट कितना हो गया, 2000, राइट। 1 मंथ में मीन्स के 2000 का रिक्वायरमेंट है, 2000 प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो 1 मंथ में आ गया। अगर 2000 1 मंथ में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 3600 कितने टाइम पीरियड में प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो 3600 अगर 2000 जो है वो 1 मंथ में प्रोड्यूस हो रहा है तो 3600 कितने टाइम पीरियड में प्रोड्यूस हो जाएंगे, 1/2000 और 3600। जो भी यहाँ पर आंसर आएगा, यहाँ पर मान लीजिए आंसर आया 1.8, ये है 1.8 मंथ्स, मीन्स दोनों कॉन्जिक्यूटिव रन्स में 1.8 मंथ्स का गैप होगा। बट ये समझ नहीं आ रहा तो आप डेज में बताओगे। अब 1.8 को अगर आपने डेज में कन्वर्ट करना है तो आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1.8 को अगर डेज में कन्वर्ट करना, 30 से मल्टीप्लाई किया तो 54, मीन्स जो भी ये 3600 यूनिट्स हैं, ये 3600 यूनिट और नेक्स्ट 3600 यूनिट्स के दोनों के बीच में जो गैप होगा वो 54 कैलेंडर ईयर डेज का होगा। तो कैसे निकाला कि आपका टोटल रिक्वायरमेंट कितना है पूरे ईयर में, 24,000 है। ठीक है, 24,000 है तो 12 से मल्टीप्लाई मीन्स 1 मंथ में आपको 2000 तो प्रोड्यूस करना ही करना है। लेकिन 2000 जो प्रोड्यूस करते हैं, जो भी आप 1 मंथ में करते हो, अब यहाँ पर प्रोडक्शन 2000 का नहीं हो रहा, वहाँ यहाँ पर एट ए टाइम जो प्रोडक्शन है वो 3600 का हो रहा है। तो 3600 जो है वो हमारी जो है कितनी रिक्वायरमेंट को, कितने मंथ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो 2001 मंथ की रिक्वायरमेंट है तो 3600 जो है वो कितने मंथ की है, 1.8 मंथ। तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 54 कैलेंडर डे। आप 3600 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, फिर 54
डेज का गैप डाला, फिर 3600 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, फिर 54 डेज का गैप, फिर 3600 यूनिट्स का, तो टोटल 36 करके आपका जो भी होगा वो पूरे साल में आप कितना प्रोडक्शन कर दोगे, 24,000 यूनिट। तो दोनों के गैप कितना होगा, पहले 1 मंथ में देखो कि कितना रिक्वायरमेंट है और जो यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जो है कितने मंथ में जो है वो कितने मंथ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो जितने मंथ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं उसको डेज में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये आ गया इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ। अब इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लो, मैंने आपको लॉजिकली बता दिया। नेक्स्ट उसने क्या बताया, फाइंड आउट ए मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है कि आपका जो कैरिंग कॉस्ट है, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का मतलब जो कैरिंग कॉस्ट है। तो कैरिंग कॉस्ट मैंने आपको कैसे बताई है, क्या फॉर्मूला बताया कैरिंग कॉस्ट का, जितने भी अब कितने एट ए टाइम जो है आप प्रोडक्शन करते हो, आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, 3600 मीन्स 3600 का प्रोडक्शन किया, धीरे धीरे वो यूज़ होता गया, ठीक है, एक दिन जब ख़त्म हो गया फिर 3600 का प्रोडक्शन कर दिया, फिर यूज़ होता गया। तो एट ए टाइम जो है जब 3600 मेरे गोडाउन में आते हैं, 3600 यूनिट्स आए, फिर वो जो है यूज़ होते गए, तो ऑन एंड एवरेज मेरे गोडाउन में कितने रहेंगे, जीरो क्वांटिटी 3600, तो 3600 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये ऑन एंड एवरेज इन्वेंट्री है। कैरिंग कॉस्ट आपकी पर यूनिट पर ईयर जो है पूरे ईयर की कितनी है, दैट इज़ द 0.10, आपका 0.10 या 10 पैसा एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बेयरिंग पर मंथ। तो ईयर में कन्वर्ट करके आपने क्या निकाल लेनी है, कैरिंग कॉस्ट निकाल लेनी। यही रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन EBQ का, हाँ ये वाला आ जाइए। 20th मंथली डिमांड कितनी है आपकी, मंथली डिमांड फॉर ए कंपोनेंट 1000 यूनिट्स है। सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच, अच्छा ये भी बैच बताया हुआ है, आपको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालनी है, 120 है, मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट जहाँ पर बैच आपका सेटअप कॉस्ट बताई हुई है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर पर यूनिट जो है वो 20 है, एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट 20 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कंसीडर, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है दैट इज योर कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट सम टाइम तो उसने डायरेक्टली बताई होती है, सम टाइम आपको परसेंटेज में बताई होती है, 10% पर एनम। अब इसका लॉजिक क्या है इन क्लासेस में नहीं बताऊंगी, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ। 10% पर एनम है, 10% पर एनम पर यूनिट, तो आप 20 का 10% निकाल लो, दैट इज द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पूरे ईयर का आपका निकल के आ जाएगा। आपको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालनी है, तो आपको एनुअल कंजम्पशन चाहिए, यहाँ मंथली डिमांड है, एनुअल कंजम्पशन के लिए 12,000, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 120 और डिवाइडेड बाय आपका 20 का 10%, तो आपकी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी जो है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, हो जाएगा आपका। चलिए ये क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, अब नेक्स्ट आइए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इलस्ट्रेशन 16 पर आइए। द मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ए कंपनी 3000, ये मंथली रिक्वायरमेंट है, तो आपको ईयरली में कन्वर्ट करना है, तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। द कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 20% ऑफ द परचेज प्राइस पर यूनिट। जो भी परचेज प्राइस आपको दे रखी होगी आप उसका 20% करेंगे। इन एडिशन टू 2 पर यूनिट, जो भी परचेज प्राइस होगी उसका 20% प्लस आपको 2 पर यूनिट भी उसमें करना है। हो सकता है उन्होंने कोई और लोन वगैरह लिया हो तो पर यूनिट निकालते हैं तो 2 निकलता है, तो वो भी प्लस करके ये टोटल कैरिंग कॉस्ट आएगी किसी भी इन्वेंट्री को होल्ड करने की। द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज 20, ओके 20 का 20% कर देना, जो भी अमाउंट निकल के आए उसमें 2 ऐड कर देना, ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी आपकी। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹25 पर ऑर्डर, ये दिया हुआ है, तो 2 हो गया। 2 फॉर्मूला कैसे लगेगा जल्दी बोलो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय आपका ऑर्डर कितना है 25 डिवाइडेड बाय जो भी आपका कैरिंग कॉस्ट आएगा, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय, दोबारा लिख रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3000 को 12, ये कितना हो जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाय आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 25 पर यूनिट डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपकी परचेज कॉस्ट है पर यूनिट 20 का 20% प्लस 2 रुपीज़, ये सब ऐड कर देंगे तो आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो
आपका 20% ऑफ 20 का कितना हो गया 4 + 2 करके आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गया कितना, आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट 6 आ गया है और आपका एनुअल डिमांड 36,000 यूनिट है और 25 आपको पर ऑर्डर कॉस्ट दिया हुआ है। दिस इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था, इसमें था ही क्या, नहीं मैम आगे पढ़ो तो आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या है। चलिए आप कह रहे हो तो मैं आगे भी इसको पढ़ लेती हूँ। आगे वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, क्या है टोटल कॉस्ट व्हेन द कंपनी गेट्स ए कंसेशन, ओहो इसको कंसेशन मिल गया ऑफ 5% ऑफ द परचेज प्राइस इफ इट ऑर्डर्स, कहता अगर ये ऑर्डर करता है 3000 यूनिट्स और मोर बट लेस देन 6000 यूनिट्स पर मंथ। लो मैम यहाँ तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो कहता है कि आपने 3000 यूनिट्स जो है वो ऑर्डर करने हैं। नहीं बच्चे, उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला, उसने ऐसा नहीं बोला कि आप 3000 यूनिट्स पर ऑर्डर प्लेस करो। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, कहता अगर आप ऑर्डर करते हैं 3000 यूनिट्स और मोर, 3000 कर लो या उससे ज़्यादा कर लो और 6000 से लेस करने पर मंथ ऑर्डर, हम एक मंथ में हम 4 ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना पड़ेगा जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितने ऑर्डर हम पूरे साल में प्लेस करते हैं, ठीक है, पूरे साल में प्लेस करते हैं। अगर पूरे साल में हम 12 ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 1 मंथ में कितने ऑर्डर करेंगे, 12 ऑर्डर, तो पूरे मंथ कितने 12 को 12 से डिवाइड कर दो तो पूरे मंथ में एक ऑर्डर ही होगा। अगर मान लो पूरे ईयर में मैं 24 ऑर्डर प्लेस करती हूँ तो 1 मंथ में कितने ऑर्डर प्लेस करूँगी 2, तो अगर एक ऑर्डर मेरा 2000 का है तो 2000 + 2000 तो पूरे मंथ में मैं 4000 यूनिट्स को प्लेस कर दूंगी। इट मीन्स मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो कर सकती हूँ। तो यहीं पर कंफ्यूज होते हो कि यहाँ पर 3000 यूनिट्स उसने ये नहीं कहा पर ऑर्डर करो, उसने कहा पूरे मंथ में। तो मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है क्या वो इन दोनों में लाइक कर रहा है कि नहीं। पर यहाँ पर ये जो हमने अभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट किया है हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो मेरा कैरिंग कॉस्ट होता है ना वो मेरी परचेज प्राइस का कुछ परसेंटेज होता है। बट अब इस केस में मेरा परचेज प्राइस बदल जाएगा क्योंकि मुझे कंसेशन मिल रहा है 5% का, तो 20 रुपीज़ जो भी था उसका 5% आप निकाल दो। तो अब आपका जो परचेज प्राइस आ जाएगा, आपका परचेज प्राइस का क्या आ जाएगा ₹19। तो आपको दोबारा से कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। तो कैरिंग कॉस्ट क्या है 20% ऑफ योर परचेज प्राइस, 20% ऑफ योर परचेज प्राइस प्लस 2 रुपीज़ एडिशन में आए तो आपको कैरिंग कॉस्ट 5.80 है। अब बाकी सारा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो मैं कैरिंग कॉस्ट लेती थी सिर्फ उसमें चेंज आएगा, 5.80 आ जाएगा। तो अब मैं जो यूनिट वन ऑर्डर में कितने यूनिट प्लेस करूंगी 557, ये तो मेरा 1 ऑर्डर है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि 1 मंथ में टोटल यूनिट कितने प्लेस हो जाएंगे। बट उससे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि 557 अगर मैं ऑर्डर प्लेस करती हूँ, एक ऑर्डर में इतने यूनिट प्लेस करती हूँ तो पूरे साल में कितने ऑर्डर होंगे। तो पूरे साल में कितने ऑर्डर होंगे 36,000 तो मुझे यूनिट चाहिए, इधर नहीं इधर लिखती हूँ, 36,000 तो पूरे साल में मुझे यूनिट चाहिए, ठीक है। एक ऑर्डर में कितना मंगवाती हूँ 557, यही है कि कहाँ निकाला इसने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये ठीक है 557 से डिवाइड कर दो, राइट। ये जो आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। कैसे आएंगे आपके नंबर ऑफ ऑर्डर 36,000 डिवाइडेड बाय 557 जो भी आएगा दिस इज आर नंबर ऑफ ऑर्डर। अब 1 मंथ में कितने ऑर्डर मुझे चाहिए, अगर ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए, इसको अगर मैं दोबारा डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं जो भी आएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 557, इसको मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पर मंथ में ऑर्डर आ जाएंगे। तो आप इसको निकाल के देखिए कितने आते हैं। तो आप कैलकुलेटर में करिए 36,000 डिवाइडेड बाय 557, तो अप्रॉक्सीमेट ये आपका आ जाता है 5.385। अब ऐसा आधा ऑर्डर थोड़ी प्लेस करोगे, तो मतलब 6 ऑर्डर्स
कितने आ गए, मंथ में कितने ऑर्डर आ गए, 6 ऑर्डर। अगर मंथ में 6 ऑर्डर्स करते हो और आप 1 ऑर्डर जब प्लेस करते हो तो कितने यूनिट्स मंगवा लेते हो, 557। तो 557 मल्टीप्लाई बाय 6, एक ऑर्डर में अगर 557 आते हैं तो 6 ऑर्डर्स में आपके कितने टोटल यूनिट्स आ जाएंगे, 6 ऑर्डर में आ जाएंगे 3342। क्या ये मेरे उस में जो मेरे को रिक्वायरमेंट दी गई थी यूनिट्स की 3000 से 6000 यूनिट, क्या इसमें लाई कर रहा है, यस लाई कर रहा है। क्या हमें ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी जो है वो फॉलो हो गया और हमें कंसेशन भी मिल जाएगा। तो आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करते हुए आप ये जो है वो कंसेशन को रिसीव कर सकते हो। तो इसमें ये लिखना है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है। थर्ड रिक्वायरमेंट होगा ऐसे ही, ठीक है, आप खुद सोचना, यहाँ मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगी, वही सारा होगा सेम। कहता थर्ड कहता है कि व्हाट हैपन्स when the company gets a concession of 10%। ओके, अब हमें परचेज प्राइस पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है। परचेज प्राइस कितनी है, 20 का जो है 10% अगर आपको डिस्काउंट हो गया तो जो भी आपकी परचेज प्राइस आएगी अब उसका आप कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। सिर्फ चेंज किस में आएगा, कैरिंग कॉस्ट में। उसके अकॉर्डिंग आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी द्वारा से निकालना पड़ेगा, राइट। कहते हैं ये 10% तभी मिलेगा when it orders 6000 यूनिट्स और मोर, या तो 6000 करिए या मोर करिए। अब आपको क्या करना है, जैसे अभी तक किया वही करना है, लेकिन अब आपको जो परचेज प्राइस लेनी है, परचेज प्राइस कितनी लेनी है, 18 का आप 20% करके +2 करके ये आपका आ गया कैरिंग कॉस्ट। दिस इज आवर कैरिंग कॉस्ट। उसके अकॉर्डिंग आपने दोबारा से क्या निकाल दिया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 567 एक ऑर्डर में है, 36,000 यूनिट मुझे जो है वो ऑर्डर करने हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर मेरे कितने हो जाएंगे वो निकल जाएगा, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर है पूरे साल के लिए होंगे, उसको डिवाइड कर दो 12 मंथ से, वो 1 मंथ का आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 मंथ में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे, तो 1 मंथ में मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं 6। अगर 1 मंथ में मेरे 6 ऑर्डर्स आ रहे हैं और एक ऑर्डर में मैं सिर्फ मंगवा कितने रही हूँ 567, तो पूरे मंथ में मैं कितने ऑर्डर कर सकती हूँ 3402, ठीक है। तो 3402 यूनिट्स जो हैं वो फॉल नहीं करते हैं जो भी ऊपर कंडीशन लिखी है। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये लिखेंगे कि दिस क्वांटिटी डजंट लाई इन द रेंज ऑफ ए 6000 और मोर यूनिट, हेंस द EOQ कैन नॉट बी कंसिडर एज ए फिजिबल क्वांटिटी फॉर। अगर आपको 10% का डिस्काउंट लेना है परचेज प्राइस पर तो आप जो है इसको फॉलो नहीं करेंगे। बट यहाँ पर एक और बात बताएंगे, अब आप टोटल कॉस्ट निकाल के दिखाएंगे। यहाँ पर टोटल कॉस्ट एज पर EOQ भी निकालेंगे आप, और टोटल कॉस्ट एज पर जो है आपका 10% का जो डिस्काउंट है, यहाँ पर हम ले लेंगे कि मान लीजिए हम 6000 यूनिट जो है एट ए टाइम ऑर्डर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी निकालेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, अगर आप 6000 एट ए टाइम यूनिट्स जो है वो ऑर्डर करते हैं तो आपको कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 36,000 डिवाइडेड बाय 6 करके, तो टोटल आपके कितने ऑर्डर आ जाएंगे, यहाँ पर कितने ऑर्डर आ जाएंगे, जो भी ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर ऑर्डर से, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, ठीक है। फिर आप क्या निकालेंगे, आप कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, जितने भी ऑर्डर करते हैं डिवाइडेड बाय 2, जो भी आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है उससे। और 36,000 पूरे साल में आए, आपको परचेज प्राइस कितनी पड़ रही है 18, तो आपको टोटल जो है परचेज प्राइस जो है वो ये पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अब आप जो है ये वाली परचेज प्राइस आपकी टोटल आएगी, यहाँ पर उसने जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ना टोटल प्राइस नहीं निकाल के दिखाई। आई विल प्रेफर कि आप उसके अकॉर्डिंग भी टोटल प्राइस निकाल देना, ठीक है। नीचे लिख देना कि अगर हम 6000 कहते हैं, अगर हम 10% डिस्काउंट लेते हैं तो पूरे ईयर का हमें टोटल कॉस्ट इतना पड़ता है। बट अगर हमें जो है, अगर हम इसको नहीं फॉलो करते हैं तो तो हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट होगा, अगर टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता तो 548 के अकॉर्डिंग आप टोटल कॉस्ट निकाल के जो है वो बता सकते हैं कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है यहाँ पर निकाली हुई है, यहाँ पर ये देखो टोटल कॉस्ट ये निकाली हुई है, तो टोटल कॉस्ट इतनी पड़ती है, आपका टोटल कॉस्ट इतना पड़ता है। बट अगर हमें 10% का डिस्काउंट मिल जाता है तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाता है आपका, इतना। तो आई थिंक ये ज़्यादा कम है, इसलिए हमें 6000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए।
ठीक है। तो ये लाइन आप साथ में यहाँ पर हैंस द टोटल कॉस्ट विल बी मिनिमम, ठीक है, ऊपर वाले से कंपेयर करके भी बता सकते हो। सो हमें 6000 यूनिट्स या लॉट को जो है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इतना ही ऑर्डर करना चाहिए, राइट। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है।